वेलकम एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर आईएएस। तो जैसा कि ये इकोनॉमिक्स रिवीजन सीरीज़ है, यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं प्रीलिम्स 2026 के लिए। और ये लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हम लोग को पूरा हो चुका है, जिसमें हम लोग पढ़े हैं, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किए हैं। साथ ही में नेशनल इनकम पूरा हो गया। उसी के साथ में हम लोग पढ़े हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पॉवर्टी भी पढ़ चुके हैं, इनइक्वालिटी और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सब कुछ टॉपिक हम लोग पूरा कर चुके हैं 2 लेक्चर्स में। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, इन्फ्लेशन का डेफिनेशन। इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन रिफर्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये डिनोट करता है राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इन अदर वर्ड्स राइज इन एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर किसी इकोनॉमी में या मार्केट में प्राइस गुड्स और सर्विसेज का इंक्रीज होता है, जनरल प्राइस, एक दो प्रोडक्ट का नहीं, ओवरऑल एवरेज सारी प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज होता है, तो उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है महंगाई। इसको हिंदी में समझना ज़्यादा आसान है। महंगाई, राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, ईयरली बेसिस पे ये मेजर होता है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशन होता है? दे गो हैंड इन हैंड। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसका मतलब इकोनॉमी अगर ग्रो कर रहा है तो इन्फ्लेशन जो रेट है वो भी ग्रो करेगा। इसका अपोजिट, अगर इन्फ्लेशन जो रेट है वो डाउन है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो भी फॉल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दे गो हैंड इन हैंड, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स फॉल व्हेन विथ एनी पॉलिसी टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी फॉल करेगा, कम होगा। ऑन अदर हैंड हायर ग्रोथ रेट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अगर हाई होगा तो इन्फ्लेशन रेट भी हाई होगा। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन रेट जो है वो अट्रैक्ट करता है गुड इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा है, गुड है। ठीक है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होगा तो राइज इन प्राइस होगा, राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस राइज होगा तो जो प्रोड्यूसर है उनको अपना प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर उनको अपना प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसा मिलेगा तो उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा तो वो और इन्वेस्ट करेंगे इकॉनमी में। ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे डिमांड राइज होगा और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, तो यही चीज़ को याद रखना है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इन्फ्लेशन है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। गुड इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बैड इन्फ्लेशन इज बैड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। However, in the long run, the price stability matters more.
ठीक है, बाय मेंटेनिंग इन्फ्लेशन एट द डिजायर्ड लेवल। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इन्फ्लेशन बैड होता है, मेनली किन के लिए, एवरेज हाउस होल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, पुअर है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन हो जाएगा तो राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो कॉमन पीपल है उनको अपना जो नीडी, जो बेसिक नीड्स है उसको फिलफिल करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट पे करना होगा, और बहुत ऐसा चांसेस है कि वो कुछ बेसिक नीड्स अफोर्ड ही नहीं कर पाएँ। अगर वो बेसिक नीड्स अफोर्ड नहीं कर पाएँ तो ओवरऑल उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डाउन हो जाएगा। तो इससे ओवरऑल जो सोशल डेवलपमेंट है वो इम्पैक्ट करेगा नेगेटिव वे में। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो पीपल्स या कॉमन पीपल के लिए गुड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनको जो बेसिक नीड्स है जैसे कि वेजिटेबल्स, क्लोथिंग, इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट पे करना होगा, या फिर वो अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डाउन हो जाएगा, उनका हेल्थ भी इम्पैक्ट होगा, और ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट को भी इम्पैक्ट होगा। तो ये हम लोग जाने इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बैड क्यों है। नेक्स्ट है, मोर एवर इन्फ्लेशन इज मेजर्ड थ्रू प्राइस इंडेक्सेस। ठीक है, where price index is a percentage number that show extent to which price have changed over a period of time as compared to price of the base year। ठीक है, इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए कुछ हम लोग प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राइस इंडेक्स में हम लोग एक बेस ईयर लेते हैं। ठीक है, सपोज बेस ईयर इज 2011, 2011। ठीक है, और अगर करेंट प्राइस रेट की बात करें 2025, तो दोनों के प्राइस इंडेक्स में हम लोग प्राइस को कंपेयर करते हैं और देखते हैं जो बेस ईयर है उसके कंपैरिजन में जो करंट ईयर है इस पर क्या इम्पैक्ट आया, या ओवरऑल चेंज क्या आया प्राइस रेट में। ये इन्फ्लेशन मेज़र करने का एक तरीका है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन आल्सो नोन एज माइल्ड इन्फ्लेशन और लो इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो लो होता है, माइल्ड फॉर्म का इन्फ्लेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इन दिस रेट ऑफ जनरल प्राइस इज लो, जो जनरल प्राइस रेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो जनरली लो होता है, किसमें, क्रीपिंग इन्फ्लेशन में, एंड वैरीज बिटवीन 2 to 3%, 2 से लेके 3% तक प्राइस रेट वैरी करता है, इसमें इन्फ्लेशन लो होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इफ दिस रेट और राइज इन प्राइस कंटिन्यू देन इट कंसिडर्ड गुड फॉर इकोनॉमी। ये जो रेट है इन्फ्लेशन का वो लो होता है, लो होता है तो ज़्यादा जो पीपल है उनको भी इम्पैक्ट नहीं करता, उनके लिए सारे गुड्स एंड सर्विसेज मोस्टली अफोर्डेबल होते हैं। और थोड़ा इन्फ्लेशन होता है तो वो जो प्रोड्यूसर है उनको मोटिवेट करते हैं और भी प्रोडक्शन करने के लिए, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेटर होता है। नेक्स्ट है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग एक क्रीपिंग है, वो क्रीप मतलब रेंगना, और वॉकिंग चल रहा है, थोड़ा रेट जो उससे वो हाई होगा, रेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस मोर देन क्रीपिंग। इसमें क्या होता है 3 to 10% ऑफ राइज इन प्राइसेस होता है। ठीक है, जो वो क्रीपिंग था उसमें 2 to 3% था और इसमें 3 to 10% rise in general price of goods and services. This inflation must be taken seriously. Warning for occurrence of running या galloping inflation. If not checked, it can result into galloping inflation. ये जो
वर्किंग इन्फ्लेशन है, ये वार्निंग साइन की तरह होता है। ये जो पॉलिसी मेकर है उनको वार्न करता है कि इन्फ्लेशन का रेट बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर इसको इस टाइम पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये हो जाता है रनिंग इन्फ्लेशन, जहाँ पे जो मोस्टली गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अनअफोर्डेबल हो जाते हैं कॉमन पीपल के लिए, जिसके लिए ओवरऑल सोसाइटी में डिस्ट्रप्शन भी आ सकता है। अब नेक्स्ट है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर टर्म से ही पता चल रहा है, हाइपर हाई बहुत ही ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन रेट है। इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पे इस पर फोकस करें, एक्सट्रीम 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 फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है एक्सट्रीम राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, hyperinflation occur when there is large increase in money supply। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? पीपल के पास ज़्यादा मनी आ जाएगा, उनके पास ज़्यादा मनी आएगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। और हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, किसी गुड्स का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और यही प्राइस इंक्रीज डिनोट कर रहा है इन्फ्लेशन रेट को। In this extreme situation, the value of national currency reduced almost to zero। इस एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या होता है, अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम लोग को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, सपोज एक पेन के लिए अगर एवरेज बात करें तो सपोज पेन के लिए हम लोग को पे करना पड़ा फॉर वन पेन रुपीज़ 200 रुपीज़। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है जो ₹200 का जो वैल्यू है वो डाउन हो गया है। डाउन इतना हो गया है कि हम लोग को पूरा ₹200 पे करना पड़ता है एक पेन के लिए, जो कि जनरली ऐसा नहीं था। जनरली हम लोग 10 से 20 रुपये में पेन मिल जाता है, लेकिन वही पेन अगर ₹200 में मिल रहा है तो इसका मतलब जो रुपीज़ का वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गया है और पेन का वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो जो जनरल लेवल प्राइस राइज होता है वो ये भी डिनोट करता है जो इकोनॉमिक यूनिट है या मॉनेटरी यूनिट है उसका वैल्यू डिग्रेड या डिक्लाइन हो रहा है। किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस राइज होना ये बस डिनोट नहीं करता कि उस गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ये भी डिनोट करता है कि मनी का वैल्यू डाउन जा रहा है और गुड्स का वैल्यू अप हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग, इन सच केस even to buy a loaf of bread and some vegetable one need to carry big gunny of bags full bags चाहिए even to buy bread some breads, किसी छोटे कुछ ब्रेड्स खरीदने के लिए हम लोग को फुल ऑफ बैग्स ऑफ मनी चाहिए। इसका मतलब ये डिनोट कर रहे हैं जो 1 यूनिट ऑफ मनी है उसका वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है, इसलिए हम लोग को फुल ऑफ बैग्स मनी का चाहिए सिर्फ कुछ वेजिटेबल को परचेस करने के लिए। Does money stop to perform function as store of value? क्योंकि मनी का जो वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन वॉज एक्सपीरियंस्ड बाई हंगरी इन 1946 एंड जिम्बाब्वे इन ड्यूरिंग 2004 to 9। currently Venezuela passing through an alarming rate of hyperinflation। तो ये सब जो चीज़ें जो किस कंट्री में अभी इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, किसी में हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब हम लोग करंट अफेयर में अच्छे से करेंगे। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता भी है और शायद 2025 में ही आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को ये भी मतलब एक दूसरा तरीका से बताता है कि काउजेस क्या होता है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन होने का कारण क्या है।
तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पहले टर्म को देखते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या डिनोट करता है? राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। राइज इन प्राइस कैसे हो रहा है? जो टर्म मेंशन है डिमांड पुल, डिमांड खींच रहा है प्राइस को। और डिमांड प्राइस को क्यों खींचेगा? क्योंकि पीपल ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं गुड्स का। पीपल डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीपल के पास मनी ज़्यादा आ गया है, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया है, मनी ज़्यादा आ गया, पीपल डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो राइज हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन। जो डिमांड है वो पुल्ड बाई मनी सप्लाई राइज, ठीक है। और डिमांड के कारण क्या हो रहा है? राइज, डिमांड इंक्रीज करें के क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, ठीक है। It caused by increase in aggregate demand on consumption due to increased private and government spending। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एज अ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और ज़्यादा इस पर स्पेंड करेंगे तो पीपल तक ज़्यादा मनी पहुंचेगा, पीपल पर ज़्यादा मनी आएगा तो पीपल ज़्यादा डिमांड करेंगे, और ज़्यादा डिमांड करेंगे तो डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन हो जाएगा। ये है यहाँ पे। नेक्स्ट है लोअर रेट ऑफ सेविंग बाय हाउस होल्ड। हाँ, जो मनी हाउस होल्ड या पीपल से पहुंच रहा है वो उसको सेव कम कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं मतलब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जिसके कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ रहा है। थर्ड है डिप्रिसिएशन इन लोकल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट डिनोट करता है जिस रेट से हम लोग वन करेंसी को अदर करेंसी से एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि अभी करंटली इंडिया का जो रुपी का जो वैल्यू है वो डॉलर के कंपैरिजन में डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि रुपी का वैल्यू डिक्लाइन हो रहा है तो हम लोगों के लिए जो फॉरेन गुड्स हैं वो कॉस्टली हो जा रहा है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? इन्फ्लेशन। अगर डोमेस्टिक इकॉनमी में समझिए इसको तो जो रुपीज़ का वैल्यू है वो डिक्लाइन कर रहा है, रुपीज़ का वैल्यू डिक्लाइन कर रहा है मतलब कुछ स्मॉल यूनिट्स ऑफ गुड्स लेने के लिए हम लोग को मोर मनी देना होगा, ठीक है। तो यही हो गया डिप्रिसिएशन इन लोकल एक्सचेंज रेट। थर्ड है रिडक्शन इन टैक्सेस, रिडक्शन इन टैक्स। जो अभी न्यूज़ में आया था इनकम टैक्स वाला, ठीक है। नया जो इनकम टैक्स रिजीम आया था जो रिसेंटली बजट में अनाउंस हुआ था, उसमें था कि ₹12 लाख जिस पर्सन का एनुअल इनकम है उन लोगों को इनकम टैक्स से एग्जम्पशन दिया गया था। उन लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अगर उनको टैक्स नहीं देना होगा तो उनका पैसा बच गया, यही पैसा खर्च करके वो डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन होगा। ये डिनोट करता है जब टैक्स रिलीफ मिलता है तो पीपल के पास मोर मनी आएगा, जब मोर मनी आएगा तो वो डिमांड करेंगे ज़्यादा, अब वो डिमांड करेंगे तो डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग रिडक्शन इन टैक्स, ठीक है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड बैंक क्रेडिट। इंक्रीज इन मनी सप्लाई देख लिए, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो ज़्यादा पैसा आएगा पीपल्स के पास, ज़्यादा पैसा आएगा पब्लिक के पास तो वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, जिससे ज़्यादा डिमांड होगा और डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। नेक्स्ट है दिस लीड टू इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड्स ऑफ हाउस होल्ड देयरबाय रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। वही चीज़ है, ज़्यादा इनकम आएगा तो उनका जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम डिनोट करता है जो डिस्पोज के लिए रेडी है, मीन्स एक्सपेंडिचर करने के लिए रेडी है। और इससे नेचुरल है कि डिमांड इंक्रीज होगा और डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। टू चेक दिस इन्फ्लेशन द सप्लाई नीड्स टू इंक्रीज
टू मैच द इंक्रीज डिमांड, हेंस रिलीविंग द इकोनॉमी फ्रॉम हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। और इसको टैकल करने के लिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए एक सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है कि जो राइज इन डिमांड है उसको मैच किया जाए बाय राइजिंग द लेवल ऑफ सप्लाई रेट। अगर मार्केट में डिमांड सपोज 10 स्मार्टफोन का था, वो इंक्रीज़ होके 100 स्मार्टफोन का आया, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस लेवल बढ़ गया और इन्फ्लेशन आ गया। तो उसको टैकल करने का तरीका, जो आप पहले 10 स्मार्टफोन का मार्केट में सप्लाई कर रहे थे उसको आप इंक्रीज़ कर दीजिए 100 स्मार्टफोन से। तो इससे क्या होगा, सप्लाई फुलफिल करेगा डिमांड को, तो जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डाउन हो जाएगा और इन्फ्लेशन रेट है सो स्टेबलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आ गया कॉस्ट पुस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। इट अकर व्हेन general price rise due to the growing cost of factors of production of goods and services such as land, labor, capital, enterprise या रॉ मटेरियल। इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है गुड्स से सर्विसेज का, ये कॉस्ट इन प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीज हो गया है। तो प्रोड्यूसर के लिए अगर वो किसी गुड्स को, गुड ए को ₹100 पे प्रोड्यूस कर रहा था और 200 में सेल करके प्रॉफिट कमा रहा था, तो इसमें चेंजेस आ गया है। क्या हुआ, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इनका कॉस्ट बढ़ गया, इनका कॉस्ट बढ़ गया तो उसी गुड ए का प्रोडक्शन कॉस्ट है सो 100 से इंक्रीज होके 200 हो गया। तो अगर जो प्रोड्यूसर है वो इसको 200 रुपीज़ में प्रोड्यूस कर रहा है और 200 रुपीज़ में ही सेल कर देगा तो उसका तो लॉस है। तो ये तो ऑब्वियस है कि वो इस रेट को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स को इंक्रीज़ करेगा मार्केट में, वो इस गुड्स को अब 300 में सेल करेगा। पहले कितना में करता था, पहले 200, अब कितना में कर रहा है, 300 में। तो ये तो राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो इसके ये क्या डिनोट कराएं, इन्फ्लेशन को। किस इन्फ्लेशन को, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही इंक्रीज हो गया प्रोड्यूसर के लिए, तो वो तो जनरल है कि जो मार्केट प्राइस है गुड्स का वो तो इंक्रीज होगा, तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इट इज़ कॉल्ड सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन ड्यू टू ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वेज ऑफ अ लेबर राइजेस, ठीक है, जो लेबर क्या है, लेबर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो अगर उसका कॉस्ट राइज होगा तो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो राइज होगा। एज ए रिजल्ट जो प्राइस है ओवरऑल गुड का वो इंक्रीज होगा, और प्राइस इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली उसका जो जनरल प्राइस मार्केट में अवेलेबल है वही इंक्रीज होगा। अब वो इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। व्हेन सप्लाई ऑफ इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस, supply of inputs of production is reduced, it leads to increased price even when the production of agriculture product is adversely affected due to various factors this and this, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ दूसरे एंगल को दिया गया है कि किस तरह सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन होता है। इसमें बताया गया है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है जो चाहिए गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इसी रॉ मटेरियल का अगर सप्लाई कम हो जाता है तो हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा। ज़्यादा रॉ मटेरियल था तो उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं, अब रॉ मटेरियल का सप्लाई कम हो गया मेरे पास तो गुड्स को भी हम कम प्रोड्यूस करेंगे। गुड्स अगर कम प्रोड्यूस होगा तो सप्लाई कम होगा मार्केट में, सप्लाई कम है और मार्केट में जो जनरल डिमांड ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ होगा, प्राइस इंक्रीज़ होगा तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब कुछ एग्जांपल है, इसको खुद से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट टाइप क्या है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इन दिस केस इन्फ्लेशन परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू डिफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग इकोनॉमी।
स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या शो कर रहा है? इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल इशूज हैं जिसके कारण जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो जनरली हाई रहता है। इन अदर वर्ड्स, इन्फ्लेशन जनरली हाई रहता है ड्यू टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण जो जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो जनरली हाई रहते हैं। देखते हैं वो क्या क्या रीजंस हैं स्ट्रक्चरल इशूज इकोनॉमी। बैकवर्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बैकवर्ड है। पुअर प्रोडक्टिविटी है, पुअर प्रोडक्टिविटी दिखाता है कि लेस्ट हार्वेस्ट ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है, अगर लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग एग्रीकल्चरल गुड्स को तो उसको सप्लाई भी कम करेंगे मार्केट में। और एग्रीकल्चरल गुड्स प्राइमरी गुड्स होता है जिसकी वजह से और भी बहुत सारे नए कुछ मैन्युफैक्चर्ड नए प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनका सप्लाई कम हो सकता है मार्केट में और इन्फ्लेशन आ जाएगा। ऐसे कि वीट, अगर वीट का प्रोडक्शन ही कम हुआ है एग्रीकल्चर में तो वो ब्रेड फैक्ट्री को सप्लाई कम करेगा जिसकी वजह से ओवरऑल जो ब्रेड मार्केट है वो फेस करेगा इन्फ्लेशन को। ठीक है, इसी तरह यहाँ और भी कुछ स्ट्रक्चरल इशूज दिए गए हैं जिनके कारण इन्फ्लेशन होता है, जैसे इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मैनी मोर। ऐसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है जिसकी वजह से ओवरऑल जो सप्लाई है वो इम्पैक्ट करता है और इन्फ्लेशन हाई रहता है। These deficiencies in the economy led to shortage which cause इन्फ्लेशन। ये शॉर्टेज डिनोट कर रहा है सप्लाई, सप्लाई जो है शॉर्ट हो रहा है किसके कंपैरिजन में? डिमांड के कंपैरिजन में। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? राइज इन प्राइसेस। और ये क्या कर रहा है? ओवरऑल जो इन्फ्लेशन रेट है उसको इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है मेथड टू मेज़र द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेज़र करने के क्या क्या तरीके हैं हम लोग पहले देखे थे। हम लोग ये मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे वही डिफरेंट प्राइस इंडेक्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम लोग मेज़र करते हैं। फर्स्ट है वो है WPI। WPI शो करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट है CPI, ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और थर्ड है GDP डिफ्लेटर। इसको हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े थे, यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। तो इसी फर्स्ट मेथड को देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये क्या करता है? मेज़र द होलसेल प्राइस ऑन मंथली बेसिस। होलसेल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? अगर कोई रिटेल होलसेल प्रोड्यूसर से जो गुड्स है उसको बल्क क्वांटिटी में परचेस करता है तो उसको जनरली लो प्राइस पे वो गुड्स मिल जाते हैं। तो ये जो प्राइस है वो डिनोट कर रहा है जो रिटेलर है वो कहाँ से बाई कर रहे हैं? होलसेलर से या प्रोड्यूसर से। याद रखना है ये प्राइस रेट नॉर्मल कंज्यूमर के लिए नहीं है। ये रिटेलर जिस रेट से परचेस करता है गुड्स को उस रेट को डिनोट करता है और ये रिटेलर ही आगे जाके कंज्यूमर को सेल करेगा। ठीक है, तो ये कंज्यूमर को सेल करेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। अब वो देख रहे हैं रिटेलर में। ये रिटेलर क्या करता है? बल्क क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को, सर्विसेज को नहीं, बस गुड्स को परचेस करता है कम प्राइस रेट में। तो इसी प्राइस रेट के चेंजेस को मेजर करते हैं हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स। Wholesale price index takes into account 697 commodities of various types to measure inflation, but it does not take into account services. ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो काफ़ी टेस्ट सीरीज में पूछा गया है और इस पे भी प्रीलिम्स में भी आया है। ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो मेनली शो करता है चेंजेस इन प्राइस या प्राइस रेट ऑफ होलसेल गुड्स। ठीक है, होलसेल गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में या
होलसेल इंडेक्स में हम लोग सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे PYQ भी आया है और टेस्ट सीरीज में भी मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। ये फैक्ट को भूलना नहीं है। होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, इट ओनली इंक्लूड गुड्स, जो यहाँ दिया भी गया है 697 कमोडिटीज या गुड्स। यहाँ पे समझाया गया WPI को। WPI uses X factory prices these commodities to measure inflation. In other words, it take into account prices of commodities before they reach consumer। ठीक है, जो commodities है इनको परचेज करता है रिटेलर, ठीक है, ना कि डायरेक्टली कंज्यूमर। फिर रिटेलर जाके सेल करेगा कंज्यूमर को। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, WP जो प्राइस रेट है इस पर कंज्यूमर परचेस नहीं करता है, और ना ही WPI में सर्विसेज इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये एक्स फैक्ट्री प्राइसेस को शो कर रहा है, मतलब प्रोडक्शन के बाद जो बल्क में सप्लाई होता है रिटेलर्स को, उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है बल्क सप्लाई टू रिटेलर्स, नॉट कंज्यूमर्स। Therefore, indirect tax are not included। इनडायरेक्ट टैक्स रिफ्लेक्ट कर रहा है जब मार्केट प्राइस रेट पे गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं कंज्यूमर को, तो ये जो मार्केट प्राइस है इस पे इंक्लूड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स या गुड्स के पीछे लिखा हुआ भी होता है MRP इंक्लूड ऑल टैक्सेस। ठीक है, MRP या मार्केट प्राइस डिनोट कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्लूड है, जो कि होलसेल में इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और यहाँ पे WPI कंप्यूटेशन एज ए रिजल्ट WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज लेस अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन फिजिकल पॉलिसी। जो फिजिकल पॉलिसी दिखाता है गवर्नमेंट पॉलिसी को, गवर्नमेंट पॉलिसी से जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है या होलसेल प्राइस रेट है उस पर काफ़ी कम इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर प्राइस पे या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है व्हाट इज बेस ईयर और बेस इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आए, तो चलिए इसको देखते हैं। बेस ईयर इज अ ईयर ऑन बेसिस ऑफ विच वी कंपेयर इन्फ्लेशन, we compute inflation of an economy, that is percentage change in price। in other word, यहाँ पे बेस इफेक्ट्स को बताया गया है। सो द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ अ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। बेस ईयर क्या है, पहले ही बताए थे। जब हम लोग इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं तो दो रेट पे मेज़र करते हैं, एक उसका बेस ईयर में प्राइस रेट क्या होगा और दूसरा करंट ईयर में प्राइस रेट। करंट ईयर का प्राइस रेट इंक्लूड करता है इन्फ्लेशन को, और बेस ईयर मेनली स्टेबल ईयर होता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। इस रेट को हम लोग कंपेयर करते हैं इससे, करंट प्राइस रेट को कंपेयर करते हैं बेस ईयर से। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड है एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। अब इसको हम लोग देखते हैं। एक चीज़ ध्यान देने का जरूरत है यहाँ पे, बेस ईयर इज ईयर ऑन बेसिस ऑफ विच वी कंप्यूट इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने टाइम हम लोग कुछ एक ईयर लेते हैं जिससे जो कंप्यूटेशन है वो और इजी हो जाए और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए, उस ईयर को बोलते हैं बेस ईयर। लेकिन ये जो बेस इफेक्ट है ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सो द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ जो कंपैरिजन है वो हम लोग प्रीवियस ईयर प्राइस रेंज को कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्रीवियस ईयर, यहाँ पे बेस ईयर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बेस ईयर से इस पर कंपैरिजन नहीं कर रहे। बेस इफेक्ट हमेशा किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर में जो प्राइस रेट था। इसको फिर से एक बार देखते हैं। जो बेस ईयर है वो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने टाइम तो एक स्टेबल ईयर को हम लोग लेते हैं, लेकिन जो बेस इफेक्ट है, ठीक है,
इसका इम्पैक्ट हम लोग को कब दिखता है? जब कंपैरिजन करते हैं प्राइस रेट या प्राइस लेवल को प्रीवियस ईयर प्राइस रेट या प्राइस लेवल पे। एग्जांपल बताते हैं। सपोज 2024 में जो प्राइस रेट था, इन अदर वर्ड्स इन्फ्लेशन रेट था, वो काफ़ी हाई था, ठीक है, सपोज 50%। और यही 2025 में देखें तो प्राइस रेट या इन्फ्लेशन रेट हम लोग को सपोज कैलकुलेट करने पे मिला 40%। तो हम लोग अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये पता चलेगा जो इन्फ्लेशन है वो ईयर 2025 में कम है, लो इन्फ्लेशन रेट है कंपेयर टू 2024 जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 50% था। वहाँ पे 50% था, यहाँ पे 40% है, तो इन्फ्लेशन रेट कम है। तो इन अदर वर्ड्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो लो है 2025 में। इसको हम लोग इन्फर कर सकते हैं कंपैरिजन बाय कंपेयरिंग विद प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर हम लोग एज जनरल देखें, दो इन्फ्लेशन रेट ऑफ 40% और 50% दोनों ही बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई है। लेकिन हम लोग को लग रहा है कि 2025 में इन्फ्लेशन रेट लो हो गया। क्यों? क्योंकि पिछले टाइम तो 50% था, इस बार 40% आया, लेकिन ये खुद में 40% काफ़ी हाई है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस इफेक्ट। हम लोग को लग रहा है 40% इन्फ्लेशन रेट लो है। क्यों? क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं लास्ट ईयर के इन्फ्लेशन रेट से जो 50% था, तो 50% के कंपैरिजन में तो ये लो ही है। लेकिन एक्चुअली अगर जनरल लेवल पे देखें तो 40% प्राइस रेट भी बहुत हाई है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट अब खुद में 40% बहुत हाई है और 50% भी हाई है, लेकिन हम लोग को ये लग रहा है 40% लो इन्फ्लेशन रेट है क्योंकि लास्ट ईयर 50% था। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बेस इफेक्ट। और इस चीज़ को भी याद रखना है, ये जो बेस इफेक्ट है वो बेस ईयर से डिफरेंट है। बेस इफेक्ट में हम लोग कंपैरिजन किससे करते हैं? बेस इफेक्ट हम लोग कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर प्राइस रेट से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। करंट बेस ईयर अभी 211 या ठीक है 2011 है, ठीक है। इसको अभी रिसेंट आईएमएफ का एक रिपोर्ट आया, इसको क्रिटिसाइज किया गया है और बोला है इंडिया को आईएमएफ इस बेस ईयर को अपडेट करने के लिए। ये कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको प्रीलिम्स में जो हम लोग को हेल्प कर सकता है, इसको देखते हैं। जो वेटेज अगर देखें तो प्राइमरी आर्टिकल्स का किसमें, होलसेल प्राइस इंडेक्स में 22% होता है, फ्यूल एंड पावर का अप्रॉक्स 13% होता है और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का अप्रॉक्स 64%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन है वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का होता है, किसमें, होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितना होता है, अप्रॉक्स 64%। इस डेटा को भी हम लोग अपडेट करेंगे करंट अफेयर और बजट वाला जो आएगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बढ़ रहे आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वो था होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो रिफ्लेक्ट करता है प्राइस रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड बाय रिटेलर इन बल्क क्वांटिटी। लेकिन ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये शो करता है कंज्यूमर प्राइस रेट, जिस रेट से कंज्यूमर या कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में परचेस करते हैं। डिफरेंस यही है कि एक नॉर्मल कंज्यूमर बल्क में परचेस नहीं करता, वो जितना नीड है नीड के अकॉर्डिंग परचेस करता है। नीड कैन बी एट इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, एटसेट्रा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर चेंजेस इन रिटेल प्राइस ऑन मंथली बेसिस। यहाँ पे जो रिटेल प्राइस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है रिटेलर जिस प्राइस रेट पे कंज्यूमर को सेल कर रहा है।
या कंज्यूमर को सोल्ड करेगा। ठीक है, और होलसेल क्या था? रिटेलर जिस रेट से होलसेल क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है जिस रेट पे कंज्यूमर बाई करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, कहाँ से? रिटेलर के पास से। रिटेलर को हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं लोकल शॉप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट फोकसेस ऑन होमोजेनियस ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर, that is consumer with similarly likings in terms of commodity basket. Presently it take into consideration of two homogeneous group, रूरल हाउस होल्ड और अर्बन हाउस होल्ड। इसमें जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक हो गया रूरल हाउस होल्ड और नेक्स्ट है अर्बन हाउस होल्ड। ये देखा गया कि जो मेनली जो रूरल हाउस होल्ड है उनका जो लाइकिंग इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी है वो अप्रॉक्स सेम होता है, और सिमिलरली अर्बन जो हाउस होल्ड है उनका जो लाइकिंग इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी या गुड्स है वो अप्रॉक्स सेम होता है, लेकिन ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। रूरल हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड और अर्बन हाउस होल्ड, इनका जो लाइकिंग इन टर्म्स ऑफ गुड्स है वो डिफर करता है, सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो इसको इसी को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है, इसको सीपीआई को। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, इज रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ टू कंसर्न कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर। टू कैटेगरीज वही बताएं, रूरल हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड और अर्बन कंज्यूमर्स या अर्बन हाउस होल्ड्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों? क्योंकि इसी रेट पे वो अपना जो भी नीड है लिविंग का उनको परचेस करते हैं। तो यहाँ पे इसको और अच्छे से एलैबोरेट किया गया है और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, इसको समझना जरूरी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल वर्कर को शो कर रहा है। इंडस्ट्रियल वर्कर जनरली डिनोट करता है अर्बन हाउस होल्ड या अर्बन एरिया। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। एग्रीकल्चरल लेबरर डिनोट करता है किसको? रूरल हाउस होल्ड को। नेक्स्ट है सीपीआई रूरल लेबरर्स, जो रूरल और रीजन में भी जो लेबर हैं उनको मेजर करता है ये सीपीआई रूरल लेबरर्स। और फोर्थ है ये जो है सीपीआई वो कंबाइन कर देता है डेटा को, इस डेटा को जो सीपीआई ओवरऑल जो रूरल रीज हाउस होल्ड है प्लस अर्बन हाउस होल्ड, ये कंबाइंड वाला है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को याद रखना है, जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं जो डिनोट करता है अर्बन हाउस होल्ड को, और सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर्स रूरल हाउस होल्ड और सीपीआई रूरल लेबरर्स। तो इन तीनों का जो डेटा है वो कंपाइल कौन करता है? लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इससे बहुत चांसेस से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा विच मिनिस्ट्री कंपाइल द डेटा ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स और रूरल लेबरर्स, या विच ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कंपाइल डेटा फॉर सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स एग्रीकल्चरल लेबर्स और रूरल लेबर। तो आंसर इसका है लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है जो हम लोग कंबाइन करते हैं डेटा को सीपीआई रूरल प्लस हाउस होल्ड को, तो ये जो करता है वो करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये डिफरेंट है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में आएगा। इसको फिर से एक बार देखते हैं। जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, सीपीआई रूरल लेबर, इन सब का डेटा कंपाइल कौन करता है? लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन या जो मिनिस्ट्री ये रूरल प्लस हाउस होल्ड को, रूरल प्लस अर्बन हाउस होल्ड को कंबाइन करती है वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, उस मिनिस्ट्री के अंदर भी एक ऑफिस है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये जो मेन बॉडी है ये कंपाइल करती है। तो इसको इस टेबल को 2-3 बार अच्छा से रिवाइज करना होगा जिसकी वजह से क्वेश्चन आए से तो छूटे नहीं। नेक्स्ट है सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड।
It cover overall approx 448 items in rural basket and 460 in urban basket. Urban में ज़्यादा है. Base year used to compute CPI has been divided from 2010 to 2012. ये बहुत सारे ऑप्शंस में रहता है कि CPI can be used for computing dearance allowance. ठीक है, इसको याद रखना हम लोग को. जो डियरेंस अलावेंस होता है उसको कंप्यूट करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं CPI का, नॉट WPI. ऑप्शन में क्या होगा? WPI इज यूज टू कैलकुलेट DA. तो आंसर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन सही होगा DA इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. फॉर टारगेटिंग इन्फ्लेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 2015 यूजेस CPI कंबाइंड. ठीक है, पर पॉलिसी मेकिंग रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट बाय उर्जित पटेल कमेटी. नेक्स्ट है हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन CPI. आगे हम लोग देखेंगे दो टाइप का इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन. इसमें याद रखना है जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ CPI कंबाइंड. रिलेटिव वेट अंडर CPI. ठीक है, कंबाइंड इसमें दोनों कंबाइंड दोनों ले लेते हैं हम लोग, रूरल हाउस होल्ड प्लस अर्बन हाउस होल्ड. तो इसमें हम लोग देखते हैं, एक चीज़ याद रखना है, जो CPI है उसमें फूड एंड बेवरेजेस का जो क्वांटिटी है या जो कंपोजिशन है वो सबसे हाईएस्ट होता है, अप्रॉक्स कितना 45%. ठीक है, और कुछ गुड्स है पान, बेतल, लीव्स, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स 2%, क्लोथिंग फूडवेयर 6%, हाउसिंग 10%, फ्यूल एंड लाइट 6%, मिसलेनियस 28%. सबसे ज़्यादा जो CPI में जो गुड्स कंपोजिशन करते हैं या गुड्स इंक्लूड होते हैं वो है फूड्स एंड बेवरेजेस. और यही WPI में देखें तो वो था क्या था? वो था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, अप्रॉक्स 60% था. लेकिन कंज्यूमर में क्या होता है? फूड्स एंड बेवरेजेस अप्रॉक्स 45%. ये क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, विच टाइप्स ऑफ गुड्स कंबाइन द कंसिस्ट ये CPI. इसको दूसरे वर्ड्स में बोले तो विच टाइप्स ऑफ गुड्स इज हैज हाईएस्ट वेटेज इन CPI. आंसर फूड एंड बेवरेजेस. इसका सिमिलर क्वेश्चन WPI से आ सकता है. विच टाइप्स ऑफ गुड हैज हाईएस्ट वेटेज ऑन इन WPI. तो इसका आंसर था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. इसका एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है. हाउसिंग कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन CPI रूरल. वेटेज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इज मोर इन केस ऑफ CPI रूरल. ठीक है, कंपेयर टू अर्बन, ये भी याद रखना है. और CPI के अंदर भी अगर ब्रेक डाउन करें तो CPI रूरल हाउस होल्ड है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं फूड एंड बेवरेजेस को कंपेयर टू अर्बन काउंटर पार्ट्स. वेटेज ऑफ फ्यूल एंड लाइट हैज़ डिक्रीज्ड अंडर न्यू सीरीज ऑफ CPI विद बेस ईयर 2012. नेक्स्ट है CPI फूड इंडेक्स. इसको करंट अफेयर से कर सकते हैं हम लोग. ये एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन है दोनों के बीच. बेस ईयर सेम है, कमोडिटीज़ है, नंबर ऑफ कमोडिटीज़ हाई ज़्यादा किसमें है? WPI में ज़्यादा है, 697 है. CPI में 200 है, थोड़ा कम है. नेक्स्ट है विद सर्विसेज आर इंक्लूडेड और नॉट. इस चीज़ को हम लोग पहले भी देखे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. तो WPI है वो सर्विस को इंक्लूड नहीं करता, ओनली गुड्स. और CPI टेक इनटू अकाउंट बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. फिर से बताते हैं एक बार, WPI गुड्स को इंक्लूड करता है, सर्विसेज को नहीं. CPI इंक्लूड बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. Weightage of food item have lesser weightage, approx 22%. Food items has more weightage, approx 46%. ये WPI में कम weightage होता है फूड का,
और CPI में ज़्यादा होता है। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, WPI मेजर द इन्फ्लेशन एट each स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ये होलसेल प्राइस रेट को इंडिकेट करता है। इन अदर वर्ड इसको बोल सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, जो प्रोडक्शन स्टेजेस होता है इच स्टेज पे WPI प्राइस रेट को मेज़र करता है। और इसके कंपैरिजन में जो CPI है वो किस प्राइस रेट को मेज़र करता है, वो मेज़र करता है फाइनल रेट ऑफ प्राइस। ठीक है, इन विच गुड्स आर सोल्ड टू कंज्यूमर, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, ये MRP को मेज़र करता है, मार्केट प्राइस रेट, जिस रेट पे गुड्स अवेलेबल है टू नॉर्मल कंज्यूमर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन। सेंट्रलाइज होता है WPI में, और CPI में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज। अप्रॉक्स 1181 विलेजेस एंड 310 टाउन्स को डेटा लिया जाता है। टाइम लाइक, लोअर टाइम लाइक। लोअर टाइम लाइक होता है किसमें, डेटा अवेलेबिलिटी में, WPI में। ठीक है, डेटा जो जल्दी अवेलेबल होता है, क्विकर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कंपैरिजन टू CPI, ग्रेटर टाइम लाइन, डेटा आने में टाइम लगता है। Rate of inflation in WPI generally low compared to CPI. Rate of inflation in CPI is generally high compared to WPI. ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। WPI में जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो जनरली हाई होता है, और CPI में जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो जनरली, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, WPI में जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो जनरली लो होता है, और CPI में जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो जनरली हाई होता है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है, विच इंडेक्स हैज़ और हैव मोर इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पॉइंट्स, सारा कवर कर लिया क्या हम लोग, हाँ यहाँ तक हो गया। बेस्ड ऑन द अबव पॉइंट इट कैन बी सेड दैट CPI इज बेटर मेजर फॉर इन्फ्लेशन कंपेयर टू WPI। ठीक है, एंड इज़ मोर रिलायबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग के लिए जो CPI है वो बेटर मेज़र है कंपेयर टू WPI। क्यों, क्योंकि जब CPI है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है प्राइस रेट एट विच पीपल या कंज्यूमर परचेस गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर एज अ मेजर या एज अ मेथड टू मेजर इन्फ्लेशन। It refers to ratio between GDP at current price and GDP at constant price. Constant price का कैसे निकलता है, बेस ईयर के बेसिस पे। इसका फॉर्मूला दिया गया है GDP at current price डिवाइडेड बाय GDP as constant price। ठीक है, इससे पता चलता है GDP डिफ्लेट कितना हो रहा है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू, इफ GDP डिफ्लेटर इज़ 1, इट इम्प्लाइज नो चेंजेस जनरल प्राइस लेवल। इसका अगर वैल्यू 1 आता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है नो चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। इफ GDP डिफ्लेटर इज ग्रेटर दैन 1, इट इम्प्लाइज इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। अगर GDP डिफ्लेटर का जो वैल्यू है ग्रेटर दैन 1 आता है, जो रिफ्लेक्ट करता है इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। अब यहाँ देखते हैं, एज कंपेयर टू WPI CPI। ठीक है, GDP डिफ्लेटर इज बेटर मेजर टू मेजर द इन्फ्लेशन। WPI और CPI के कंपैरिजन में GDP एक बेटर मेजर है। ठीक है, as it take into accounts of all goods and services of the economy, but still it is not used to frame short-term inflation policy as GDP related data are not available on monthly basis। ठीक है, ये बेटर क्यों है, क्योंकि टेक इनटू अकाउंट ऑल
गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लेकिन इस पे मेज़र करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जीडीपी रिलेटेड जो डेटा है वो रेगुलरली मंथली बेसिस पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है जीडीपी, सॉरी ये है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये दूसरा इंडेक्स है, पीपीआई इसको बोलते हैं। मेजर द प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर, वेयर सीपीआई मेजर द प्राइस चेंज फ्रॉम द कंज्यूमर और बायर पर्सपेक्टिव। सीपीआई प्राइस रेट, सॉरी पहले इसको देखते हैं डब्ल्यूपीआई को। डब्ल्यूपीआई रिफ्लेक्ट करता है होलसेल प्राइस को, होलसेल प्राइस रेट को, जिस रेट पे बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेस किया जाता है, किसके द्वारा, रिटेलर के द्वारा परचेस किया जाता है। सीपीआई रिफ्लेक्ट करता है कंज्यूमर प्राइस रेट, मीन्स कंज्यूमर जिस प्राइस रेट पे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करता है मार्केट से या रिटेलर से। और ये है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है प्राइस रेट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर को क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा, ठीक है। यहाँ पे इसको अच्छा से दिया भी गया है, मेजर द एवरेज चेंजेस प्राइस दैट प्रोड्यूसर रिसीव फॉर हिज गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। अच्छा, यहाँ पे इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बोला गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे बोला गया है दैट अ प्रोड्यूसर रिसीव फॉर हिज प्रोडक्ट, इसी चीज़ को दूसरे वर्ड्स में बोला गया है। प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, फिर इसको सेल करता है, तो सेल करने के बाद जो प्राइस इसको रिसीव होता है उस प्राइस रेट को लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर को अपने गुड्स के लिए जो प्राइस रेट मिला। और यहाँ पे देखते हैं क्या फैक्ट दिया हुआ है, पीपीआई, अच्छा ठीक है देख लिया, इट एक्सक्लूड द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कब लगता है, एमआरपी लगता है, एमआरपी पे जब गुड्स वो मार्केट रेट पे मिलता है कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट है पीपीआई टेक इनटू अकाउंट बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, अनलाइक डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है, पीपीआई करता है, लाइक सीपीआई। सो बोथ पीपीआई एंड सीपीआई इंक्लूड सर्विसेज, लेकिन डब्ल्यूपीआई डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज। There is a bias of double multiple counting inherent in WPI which can be avoided using PPI. WPI में हो सकता है ऐसा कि एक ही गुड्स को दो बार इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है, विच कैन बी अवॉइडेड यूजिंग PPI। PPI में ऐसा नहीं होता। कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है, 2014 में BN गोलदार कमिटी को अपॉइंट किया गया था टू एग्जामिन वेदर और नॉट PPI शुड रिप्लेस WPI। द कमिटी मेजरली रिकमेंडेड, ये जो रिकमेंडेशंस है वो इम्पॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से, इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन इज व्हाट कंज्यूमर एक्सपीरियंस, इट इज़ अ रॉ इन्फ्लेशन फिगर रिपोर्टेड थ्रू CPI। It include both volatile and non-volatile categories of goods या items, ठीक है। तो ये वो इन्फ्लेशन रेट है जो नॉर्मली हम लोग न्यूज़ हेडलाइंस में देखते हैं, ठीक है। ये मेनली इम्पैक्ट करता है कंज्यूमर्स को। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है इसमें बोथ इंक्लूडेड होता है वोलेटाइल गुड्स और नॉन वोलेटाइल गुड्स, ठीक है। और ये दोनों गुड्स क्या होते हैं इसको हम लोग समझेंगे इसमें कोर इन्फ्लेशन में।
यहाँ पे है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, दिस मेजर this measure is computed by policymakers to analyze inflation data which exclude more volatile goods like food items और energy। volatile goods यहाँ बोल रहा है वैसा goods जो प्रोन है शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस, ठीक है। ऐसे गुड्स जिनका प्राइस शॉर्ट टर्म में या लो पीरियड ऑफ टाइम में अचानक इंक्रीज़ हो जाता है, कभी डिक्रीज़ हो जाता है, जिनका प्राइस स्टेबल नहीं होता। इस कैटेगरी में जो गुड्स आते हैं वो है जनरली फूड्स हैं, फ्यूल्स हैं। तो जब कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, तो इसमें वोलेटाइल गुड्स जैसे ये वैसे गुड्स जिनका प्राइस रेट शॉर्ट टर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सक्लूड मोर वोलेटाइल कैटेगरीज लाइक फूड आइटम्स एंड एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये जो वोलेटाइल आइटम्स हैं इनको हम लोग इंक्लूड करते हैं किसमें, हेडलाइन इन्फ्लेशन में, और एक्सक्लूड करते हैं किसमें, कोर इन्फ्लेशन में। कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाय एक्सक्लूडिंग द एफोरमेंशन्ड कैटेगरीज, जो अब कैटेगरीज है वोलेटाइल गुड्स, उसको रिमूव करके कैलकुलेट किया जाता है कोर इन्फ्लेशन को। हेडलाइन इन्फ्लेशन से कैसे ये डिफरेंट है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में वोलेटाइल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, कोर में जो कोर इन्फ्लेशन है इसमें वोलेटाइल गुड्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। क्यों एक्सक्लूड किया जाता है, टू रिमूव या लोअर द इम्पैक्ट ऑफ टेम्प्रोरी और शॉर्ट टर्म शॉक्स या प्राइस चेंज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का कॉज क्या है, ये भी वैसे तो इम्पॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से, पर थोड़ा बहुत यहाँ उसको देख लेते हैं। इन्फ्लेशन अकर आइदर ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड और फॉल इन एग्रीगेट सप्लाई। जनरली दो रीज़न होता है, या तो डिमांड इंक्रीज़ कर गया या सप्लाई फॉल हो गया। पहले डिमांड साइड फैक्टर को देखेंगे। ड्यू टू राइज इन नॉन डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो डेफिनेटली जो मनी है वो पीपल के पास आएगा, अगर मनी उनके पास आएगा तो वो डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग डेफिसिट बाय बोरोइंग फंड फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कैसे, बाय बोरोइंग फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम, मतलब एक्स्ट्रा मनी गवर्नमेंट मार्केट में सप्लाई कर रहा है, बोरोइंग फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम। ये एक्स्ट्रा मनी सप्लाई से डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है तो जनरल लेवल ऑफ प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है सप्लाई साइड फैक्टर्स। सप्लाई साइड फैक्टर्स क्या हो, अगर सप्लाई कम होगा और डिमांड हाई रहेगा तो प्राइस रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं राइज इन इन्फ्लेशन रेट। तो कैसे होगा इसको देखते हैं। ड्यू टू इरेटिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस ऑन मानसून एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट लाइक एल नीनो, ठीक है। इरेटिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है अनसर्टेन प्रोडक्शन को। सपोज किसी ईयर लो मानसून रेन आया जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्टिविटी फॉल कर गया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी फॉल कर गया तो सप्लाई ऑब्वियसली फॉल करेगा, सप्लाई फॉल करेगा तो डिमांड को मैच नहीं कर पाएगा और प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा। होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़
बाय बिग फार्मर्स और होलसेलर। जो कमोडिटीज़ या गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन तो सफिशिएंट हुआ है, लेकिन मार्केट में उनका सप्लाई नहीं हो रहा है। उनका स्टॉक बना के या ब्लैक मार्केट में सप्लाई करने के लिए बिग फार्मर्स या कुछ शॉप ओनर्स होर्डिंग करते हैं। इस होर्डिंग करने का कारण क्या होता है, जो जनरल सप्लाई है वो फॉल करता है, सप्लाई फॉल करता है तो डिमांड को मैच नहीं कर पाता, जिसके कारण इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ये हो गया सप्लाई साइड के कारण इन्फ्लेशन का आना। एक और रीज़न यहाँ पे है हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस बाय गवर्नमेंट। अगर हायर एमएसपी अनाउंस किया गया है तो फार्मर अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, गवर्नमेंट एमएसपी की तरफ। अगर फार्मर उधर अट्रैक्ट होंगे तो फार्मर जो है मार्केट में सप्लाई को डाउन कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो एमएसपी है गवर्नमेंट ज़्यादा रेट दे रही है कंपैरिजन टू मार्केट रेट। तो मार्केट में अगर सप्लाई कम होगा तो डिमांड मैच नहीं हो पाएगा और प्राइस रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसको देखते हैं, लेंडर और बोरोवर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ऑन लेंडर एंड बोरोवर। इन्फ्लेशन बेनिफिट द बोरोवर, जो मनी को बोरो करता है उसको ये बेनिफिट करता है, और जो मनी को लेंड करता है देता है उसको ये लॉस करता है। ठीक है, बोरोवर के लिए प्रॉफिट और लेंडर के लिए लॉस। ये कैसे होता है इसको देखते हैं। सपोज ये एक यूनिट ऑफ मनी है, इसका वैल्यू 100 है। ठीक है, ये जो है इसको देखते हैं लेंडर। यहाँ एक्स एक लेंडर है, ठीक है, वो यूज़ कर रहा है ए जो कि मनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका वैल्यू हम लोग एज्यूम किए हैं 100। और ये लेंडर एक्स है वो लेंड करता है किसको, वाई को। और इन अदर वर्ड्स वाई बोरो करता है एक्स से ए यूनिट ऑफ मनी जिसका वैल्यू था 100। अब क्या होता है, मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया और ऊपर हम लोग पढ़े इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट करता है डिक्लाइन इन मॉनेटरी वैल्यू। सपोज इन्फ्लेशन के कारण ये जो ए यूनिट ऑफ मनी है इसका वैल्यू 100 से डिक्लाइन होके 80 हो गया। तो जो बोरोवर है वाई, इसको अब कितना रिपे करना है, 80, जबकि जब लिया था तो उसका वैल्यू कितना था 100। इसके लिए तो बेनिफिट है 20 लेस इसको रिपे करना पड़ता है। और ये लेंडर के लिए लॉस है। लेंडर के लिए लॉस क्यों है, क्योंकि जब वो मनी दिया था तो उसका जो वैल्यू था 100 था। जब उसको मनी को रीपे करने का ऑप्शन आया तो उसको जो पेमेंट मिल रहा है वो ए यूनिट में मिल तो रहा है, लेकिन उसका वैल्यू अभी मार्केट में 80 हो गया है, इसके कारण इन्फ्लेशन के कारण। तो यही यहाँ पे बताया गया है इन्फ्लेशन बेनिफिट द बोरोवर, जो मनी को बोरो करता है उसको बेनिफिट करता है, वेयर इट काउज लॉस टू लेंडर, जो मनी को लेंड करता है, या इसको क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड होल्डर्स। एज बॉन्ड गिव फिक्स्ड रिटर्न आफ्टर मैच्योरिटी द बॉन्ड होल्डर्स टेंड टू लूज ड्यू टू राइज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बॉन्ड है वह मैच्योरिटी होने पे एक फिक्स्ड रेट देता है, लेकिन सपोज़ जब मैच्योरिटी का पीरियड आ गया उस टाइम इन्फ्लेशन काफ़ी तब तक हाई हो गया। इसकी इन्फ्लेशन हाई हुआ तो मनी का जो वैल्यू था वो डिक्लाइन कर गया। तो जब बॉन्ड परचेस के करने के टाइम जो बॉन्ड होल्डर एज्यूम किया था कि उसको एक ए यूनिट में मनी मिलेगा, उसका वैल्यू 100 होगा, लेकिन जब मैच्योरिटी आया कुछ टाइम बाद तो उसी जो ए यूनिट ऑफ मनी है उसका वैल्यू डिक्लाइन करके 60 के आसपास हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, टाइम के साथ है जो भी उसको मनी मिला जो भी फिक्स था उसका तो वैल्यू तो डिक्रीज़ हो गया,
ठीक है। यहाँ पे अगर दूसरा वर्ड्स में देखें, जो जो बॉन्ड होल्डर है वो एक तरह से लेंडर है, मनी लेंड कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो लेंडर का हमेशा क्या होता है, लॉस। और जो बोरोवर क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो इस बॉन्ड को इशू किया उसका हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट। ऊपर वाला ही है, यही वाला कॉन्सेप्ट है बोरोवर और लेंडर वाला, लेकिन यहाँ पे दूसरे वर्ड्स में दिया गया बॉन्ड होल्डर, ठीक है। ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स इन्फ्लेशन इम्पैक्ट वेरी बैडली ऑन सैलरीड पेंशन। जिनका सैलरी फिक्स है, सपोज 10,000 मंथ, उसका मंथली बेसिस पे यही मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, जो इस 10,000 का जो वैल्यू है मार्केट में, इसका डिक्लाइन होते रहता है टाइम के साथ, जिसके कारण फिक्स्ड इनकम वाला का हमेशा लॉस होता है। हो सकता है 10,000 में वो 2024 में 100 आइटम्स को परचेस कर पाता था, लेकिन 2025 में इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के कारण जो मनी का वैल्यू है वो डिक्लाइन कर गया, और उसी 10,000 से वो जो पर्सन है अब बस 80 आइटम्स को ही परचेस कर पा रहा है। तो जिनका फिक्स इनकम है उनको बहुत ही बैडली इम्पैक्ट करता है। यही केस पेंशन क्लास के साथ भी है। ऑन बिग फार्मर्स एंड बिग बिजनेसमैन, बिग फार्मर बिग बिजनेसमैन यूजुअली गेन एज दे गेट बेटर प्राइस। जो बिग फार्मर बिग बिजनेसमैन है वो तो क्या है, वो सप्लायर ऑफ गुड्स हैं। अब मार्केट में अगर प्रोडक्ट का प्राइस राइज कर गया है तो उनको बेटर प्राइस मिलेगा अपने गुड्स के लिए। अगर उनको बेटर प्राइस या ज़्यादा प्राइस मिलेगा तो उनके लिए तो अच्छा है, गुड फॉर बिग फार्मर्स और बिजनेसमैन। ऑन एक्सचेंज रेट एंड एक्सपोर्ट्स, इसको देखते हैं। एक्सचेंज रेट में डिप्रिशिएट ड्यू टू इन्फ्लेशन, देयर इज़ अ बेनिफिट टू एक्सपोर्टर्स बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। हाउएवर एक्सपोर्टर्स में आल्सो डिस्करेज एज डोमेस्टिक सेल्स आर अट्रैक्टिव ड्यू टू हायर प्राइस। इसमें देखते हैं, अगर इन्फ्लेशन है तो ये डिनोट कर रहा है डिक्लाइन इन मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। एग्जांपल, इंडियन रुपीज़ है सो अभी डिक्लाइन कर रहा है कंपैरिजन टू यूएस डॉलर। तो इससे क्या होगा, इंडियन वैल्यू डिक्लाइन कर गया तो जो इंडियन गुड्स हैं वो चीप हो जाएंगे और लेस एक्सपेंसिव हो जाएंगे फॉर यूएस कंज्यूमर। क्योंकि इंडियन गुड्स अभी चीप हो गया है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो इंडियन गुड्स का जो डिमांड है, ठीक है, वो फॉरेन मार्केट में इंक्रीज़ होगा। और इंडियन गुड्स का अगर फॉरेन मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होगा तो ये बेटर है किन के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर के लिए। वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे मार्केट में, उनको ज़्यादा मॉनेटरी गेंस होगा। लेकिन एक और इसका इम्पैक्ट होता है कि अगर इंडियन मनी का वैल्यू डिक्लाइन कर गया है तो इससे क्या होगा, जो जनरल प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस काफ़ी हाई होगा। तो जो एक्सपोर्टर है उनको फील होगा कि फॉरेन मार्केट में सेल करने से उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अभी जो डोमेस्टिक मार्केट है, इंडियन मार्केट है, यहाँ पे इसी प्रोडक्ट का बहुत ही हाई प्राइस मिल रहा है। तो वो मोटिवेट होते हैं कहाँ पे, डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है। ये दोनों इम्पैक्ट के बारे यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लिया हम लोग। ऑन एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। इन शॉर्ट रन एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज विथ राइज इन इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन में राइज होगा तो क्या, सप्लायर को बेटर प्राइस मिलेगा। और सप्लायर को हटा के इसके जगह देखते हैं, सप्लायर के यहाँ प्रोड्यूसर बोलना बेटर होगा। प्रोड्यूसर को बेटर प्राइस मिलेगा जब इन्फ्लेशन होगा, तो क्योंकि उन लोगों को सेम प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, ज़्यादा मनी वो रिसीव करेंगे। अगर उनको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, ज़्यादा मनी मॉनेटरी गेन होगा, तो वो मोटिवेट होंगे। मोटिवेट किसके लिए होंगे, मोर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। जब मोर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो मोर
लेबर रिक्वायरमेंट होगा, अगर लेबर का डिमांड बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। इसको देख लिए। ऑन सेविंग, marginal propensity to save decrease as most of the saving in India is done by household. On contrary, it skew the saving pattern favor of unproductive assets like gold. ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एक अलग ही टॉपिक है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि जब इन्फ्लेशन होता है तो जो नॉर्मल हाउस होल्ड है उनका जो सेविंग्स है, सेविंग वो डिक्लाइन होने लगता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को फील होता है जो मॉनेटरी वैल्यू है उसका डिक्लाइन हो रहा है, तो सेव करके कोई फ़ायदा नहीं, एक्सपेंडिचर करो। उनका जो मनी सेविंग से है, जो मनी सेविंग पे जो बिलीफ है वो डाउन होने लगता है, उनका ट्रस्ट इंक्रीज होने लगता है। अनप्रोडक्टिव एसेट्स लाइक गोल्ड, उनको उनका बिहेवियर पैटर्न देखा गया है, ये वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना या गोल्ड में सेव करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं ओवर मॉनेटरी सेविंग। क्यों? क्योंकि ड्यू टू राइज इन इन्फ्लेशन एंड डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। अब नेक्स्ट है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का? इनइक्वालिटी में राइज इन द इकोनॉमी ड्यू टू इन्फ्लेशन एज लोअर स्टार्टअप सोसाइटी आर मोर सीवियरली अफेक्टेड। जो लोअर स्टार्टअप सोसाइटी है उनके लिए मोस्ट ऑफ द गुड्स अनअफोर्डेबल हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण उन पर बैडली इम्पैक्ट पड़ता है। और जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो और वाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे फिजिकल डेफिसिट पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। फिजिकल डेफिसिट को अच्छे से पढ़ना है आगे के चैप्टर में। यहाँ हम लोग इसको इजी वे में समझते हैं, जस्ट एज अ बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इट में राइज ड्यू टू राइज इन इन्फ्लेशन, so physical deficit may rise due to inflation as the government need to give more subsidies in order to make goods affordable for low income groups। इसको समझते हैं कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाएगा और वो अनअफोर्डेबल हो जाएगा लो इनकम कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए। तो इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा बाय स्कीम्स लाइक पीएम किसान, एमजी नरेगा। तो अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा तो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर करना होगा। अब गवर्नमेंट फाइनेंस कहाँ से लाएगी, पैसा कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट को ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा, और यही ज़्यादा बोरो करने को हम लोग बोल रहे हैं इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट। क्यों हुआ? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, और इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट को मोर एक्सपेंडिचर करना पड़ा, और एक्सपेंडिचर करने के लिए वो रिसोर्सेज को बोरो करती है, जो रिफ्लेक्ट करता है फिजिकल डेफिसिट में राइज को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये जो आ सकता है इसको, ये तो हो गया। जो आता है बहुत ही सारे सीरीज़ में वो है फिलिप्स कर्व। ये रिफ्लेक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक चीज़ को याद रखना है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में जो रिलेशन है वो इन्वर्स होता है, ठीक है, इन्वर्स होता है। अगर इन्फ्लेशन रेट राइज करेगा, इन्फ्लेशन रेट अगर राइज करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट में फॉल आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। इन्फ्लेशन रेट में राइज होने का मतलब मोर
प्राइस रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा प्राइस होगा। गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा प्राइस अगर किसी भी प्रोड्यूसर को मिलेगा तो डेफिनेटली वो मोटिवेट होगा और भी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर उसको और भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है तो उसको मोर इन्वेस्टमेंट करना होगा कहाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। और वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेबर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर को और लेबर्स को हायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको मोर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। सर्विस को हटा दे तो बस मोर गुड्स को प्रोड्यूस करना है। तो इसको अगर फिर से देखें तो इन्फ्लेशन राइज हुआ, प्रोड्यूसर को मोर मनी मिला फॉर हिज गुड्स। अगर उसको ज़्यादा पैसा मिला तो वो ज़्यादा मोर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट हुआ, और जिसके लिए उसको मोर लेबर को एम्प्लॉयमेंट देना होगा। अगर ज़्यादा लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें फॉल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ क्या, यहाँ पे हुआ इन्फ्लेशन रेट उस पर राइज हुआ। इन्फ्लेशन रेट जैसे राइज हुआ अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होने लगा। और इसको दूसरे अगर टर्म्स में देखें तो इन्फ्लेशन रेट राइज होने से एम्प्लॉयमेंट रेट राइज हुआ। और यही एम्प्लॉयमेंट रेट का राइज होना नथिंग बट अनएम्प्लॉयमेंट का फॉल होना। तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, इसी का यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है। और इसको हम ऊपर एक्सप्लेन किए, इसको यहाँ पे ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं फिलिप्स कर्व। अब इस ग्राफ को थोड़ा समझते हैं हम लोग। ये जो साइड है ये डिनोट कर रहा है इन्फ्लेशन रेट को, और ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सपोज मेरा इन्फ्लेशन रेट है 5 पे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे, 3 पे है। ठीक है, और जैसे ही मेरा इन्फ्लेशन रेट डाउन हुआ 2 पे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6 पे हो गया। इनवर्स रिलेशनशिप, इन्फ्लेशन डाउन हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ कर गया, इन्फ्लेशन अप हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल कर गया। तो इसी को बोलते हैं फिलिप्स कर्व। इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ये तो समझ लिए। अब इसको काउंटर करने का क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इससे हम लोग देखेंगे। Inflation can be controlled by different measure. Inflation is controlled to ideal rates. Zero inflation rate is never preferred. इन्फ्लेशन रेट ज़ीरो क्यों प्रीफर नहीं किया जाता है? अगर इन्फ्लेशन रेट ज़ीरो होगा तो जो प्राइस एंड गुड एंड सर्विसेज है वो सेम होगा। प्रोड्यूसर को कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उनका जो प्राइस रेट जो उसको रिसीव होगा गुड्स के लिए वो तो सेम ही होगा। कोई मोटिवेशन नहीं ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा। तो अगर इन्फ्लेशन रेट कुछ होता है कुछ ही जैसे कि 3-4%, तो प्रोड्यूसर को मोटिवेशन मिलता है मोर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और अगर मोर गुड्स को प्रोड्यूस करेगा तो मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगा। डिजायर्ड रेट इज़ 3 to 4%. It is not easy to control the inflation by using a specific measure or instrument. The prime objective of any measure is to check inflation, is to reduce the flow of money supply in the economy. इन्फ्लेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए एक प्राइम जो मेथड होता है वो होता है ओवरऑल जो सप्लाई ऑफ मनी इन इकॉनमी है उसको रिड्यूस कर देना। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो पीपल के पास लेस मनी तो लेस डिमांड तो लेस प्राइस। सिंपल, लेस प्राइस नथिंग बट लो इन्फ्लेशन। और यहाँ पे ठीक है मेनली 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है मेथड को। फिजिकल मेथड, मॉनेटरी मेथड, एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड। फिजिकल मेथड जो गवर्नमेंट लेता है, मॉनेटरी मेथड जो सेंट्रल बैंक लेता है, इन दिस केस आरबीआई। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बोल सकते हैं हम लोग ब्यूरोक्रेटिक मेजर्स जो ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल मेजर्स को।
फिजिकल मेजर्स, गवर्नमेंट यूज फिजिकल मेजर्स, ठीक है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. द टू मेन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. फर्स्ट है बाय रिड्यूसिंग द प्राइवेट स्पेंडिंग. ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट स्पेंडिंग को कैसे कम करेगा? इनहेंसिंग द टैक्स रेट. टैक्स रेट इनहेंस होने से प्राइवेट स्पेंडिंग कम होगा. प्राइवेट स्पेंडिंग कम होने से जो डिमांड है वो कम होगा और जिससे ओवरऑल इन्फ्लेशन लो होगा. तो गवर्नमेंट अगर टैक्स को इंक्रीज़ कर देता है तो एक पर्सन पास या इंडिविजुअल या प्राइवेट एंटिटी के पास ओवरऑल जो इनकम है उसका जो मोर परसेंटेज है गवर्नमेंट को देना होगा. तो उसके पास लेस इनकम बचेगा. किस चीज़ के लिए? एक्सपेंडिचर करने के लिए. अगर वो लेस इनकम एक्सपेंड करेंगे तो मार्केट में लेस डिमांड होगा और अगर लेस डिमांड होगा तो लो प्राइस रेट होगा जो लो इन्फ्लेशन को दिखाता है. यहाँ पे इसी चीज़ को समझाया गया है. ऐसे यहाँ पे लिखा गया, व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूस प्राइवेट स्पेंडिंग बाय इंक्रीजिंग द टैक्स दिस डिक्रीज देयर टोटल एक्सपेंडिचर द मनी सप्लाई इकॉनमी रिड्यूस. अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाता है तो उनका ज़्यादा जो पोर्शन ऑफ इनकम है वो गवर्नमेंट को जाएगा एज अ टैक्स, तो उनके पास लेस मनी बचेगा और इसी लेस मनी को यहाँ पे बोला गया है लेस मनी सप्लाई. और लेस मनी सप्लाई मीन्स लेस डिमांड और लेस इन्फ्लेशन. नेक्स्ट जो मेथड गवर्नमेंट यूज़ करती है बाय डिक्रीजिंग द नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. और इन सिंपली गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ कर देती है. अगर एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हुआ तो पीपल के पास पैसा कम जाएगा, मनी कम होगा. उनके पास मनी कम होगा तो डिमांड कम होगा और इन्फ्लेशन कम होगा. थर्ड है अवॉइडिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग एज फार एज पॉसिबल. डेफिसिट फाइनेंसिंग वही बोरोइंग कम हो जाएगा. बोरो करके एक्सपेंडिचर करना या फाइनेंस करना कम हो जाएगा. अगर लेस बोरोइंग और एक्सपेंडिचर करेंगे तो लेस मनी सप्लाई इन इकॉनमी होगा. लेस मनी सप्लाई होगा तो लेस डिमांड होगा. लेस डिमांड होगा तो लेस लो इन्फ्लेशन होगा. ठीक है, यहाँ पे एक और फैक्ट दिया हुआ है, यूज़ ऑफ ऑप्शन 2 दैट इज डिक्रीजिंग द नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, मे नॉट बी फिजिबल एट ऑल द टाइम बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मे बी रिक्वायर्ड फॉर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स लाइक दिस एंड दिस, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, डिफेंस. नेक्स्ट है मॉनेटरी मेजर्स. मॉनेटरी मेजर्स क्या है? मॉनेटरी मेजर्स आर दोज मेजर टेकन बाय सेंट्रल बैंक. इन केस ऑफ इंडिया दिस इज RBI. ठीक है, एक चीज़ याद रखना, मॉनेटरी मेजर्स टेकन बाय सेंट्रल बैंक नॉट गवर्नमेंट, और इन दिस केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ टेकन बाय RBI. तो इस मॉनेटरी मेजर्स को भी हम लोग डिवाइड करते हैं, एक क्वांटिटेटिव मेजर्स और बी होता है क्वालिटेटिव मेजर्स. पहले ये देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स को. फर्स्ट है सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट ऑपरेशन. अगर RBI सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगा मार्केट में तो मार्केट से जो मनी है वो कहाँ चल जाएगा? RBI के पास. अगर मार्केट से मनी चल गया RBI के पास तो ओवरऑल मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगा. मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगा, डिमांड डिक्रीज़ होगा और इन्फ्लेशन लो हो जाएगा. ये है. नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो. CRR. कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज़ होगा तो बैंक को मोर मनी कैश रिजर्व रेशियो को फिलफिल करने के लिए रखना होगा. अगर बैंक मोर मनी को रखेंगे अपने पास तो वो लेस मनी लेंड करेंगे. ठीक है, अगर वो लेस मनी लेंड करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई फॉल होगा. अब मनी सप्लाई फॉल होगा तो लास्ट में जाके इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा. नेक्स्ट है इंक्रीज द SLR. वही सेम जो लॉजिक वही वाला यहाँ पे लगाना है. नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द बैंक रेट. वही भी सेम लॉजिक इसमें भी है. और ये बैंक रेट क्या होता है, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, इसको बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग समझेंगे मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में. यहाँ इसी लॉजिक से SLR से इन्फ्लेशन कम होगा और बैंक रेट से कम होगा.
इंक्रीजिंग रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये भी इसी लॉजिक से काम होगा। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव मेजर्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल परसुएशंस। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? सपोज पर्सन ने लोन लेने गया बैंक के पास ₹100, लेकिन बैंक क्या करता है, कुछ ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए लोन लेने का टाइम जो ए को है ₹80 का ही लोन देगा, और 20 जो रुपीज़ जो बच जाता है उसको एज अ सिक्योरिटी बैंक अपने पास रख लेता है। तो जो 20 एक्स्ट्रा रुपीज़ रखा, इसी को आरबीआई है वो इंक्रीज़ करवा देता है। जो नेक्स्ट टाइम होगा तो ए को जो ₹100 का लोन लेना होगा, उसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है आरबीआई बढ़ा करके 40 रुपीज़ कर दे, और जो 40 रुपीज़ है वो बैंक एज अ सिक्योरिटी रख ले और 60 रुपीज़ इसको लोन के रूप में दे दे। तो ए को पहले कितना मिल रहा था 80, अब कितना मिल रहा है 60। पैसे कम मिल रहा है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया, डिमांड राइज होगा और इन्फ्लेशन कम होगा। मोरल पर्सुएशन, ठीक है, मोरली पर्सुएट किया जाएगा पीपल को बोरो लेस करें, मनी सप्लाई को कम कर किया जाएगा, जिससे डिमांड डिक्रीज होगा और इन्फ्लेशन भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मटेरियल्स, सस्पेंडिंग द फ्यूचर ट्रेडिंग फैसिलिटी, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इन केस ऑफ डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को टैकल करने से क्या होगा, जो सप्लाई है, सप्लाई से मैच करेगा किसको, डिमांड को, जिससे ओवरऑल जो ये इन्फ्लेशन है वो राइज नहीं करेगा। ठीक है, यही चीज़ इसमें है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है उसको पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है फैसिलिटिंग सप्लाई ऑफ गुड्स, वही अगर डिमांड ज़्यादा है तो मोर सप्लाई ऑफ गुड्स को किया जाए, जिससे जो राइज इन डिमांड है उसको टैकल किया जाएगा। अगर राइज इन डिमांड को अगर अच्छे से टैकल किया जाएगा तो जो प्राइस रेट है वो राइज नहीं करेगा और इन्फ्लेशन टैकल होगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग अ चॉइस और नीड, ये मेंस का टॉपिक है, पर इसको थोड़ा दे सकते हैं। अरे क्या दिया हुआ है, एक कमेटी का नाम है उर्जित पटेल कमेटी, वॉज अपॉइंटेड बाई आरबीआई इन 2013 टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। यही जो मॉनेटरी पॉलिसी इसको बोलते हैं, हम लोग डिवाइड किए थे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। इसी को और रैशनलाइज करने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए 2013 में उर्जित पटेल कमेटी को फॉर्म किया गया, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। वाई इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज़ नीडेड, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्यों ज़रूरत है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीन्स के लिए, इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आरबीआई में, आरबीआई जो एक्ट है इसमें 2016 में एक अमेंडमेंट होता है और एक बॉडी बनता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यही बॉडी है जो आरबीआई के जो मेजर्स है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इनको मैनेज करता है, किस लिए, फॉर टारगेटिंग इन्फ्लेशन। और उस जो अमेंडमेंट है वहाँ पे एक डेटा दिया गया, वहाँ पे बोला गया जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसको रखा गया 4%। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा ट्राई करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऐसा ट्राई करेगा जो इन्फ्लेशन रेट है मार्केट में एवरेज 4% रहे। लेकिन कभी कुछ सिचुएशन में इस रेट को हम लोग 2% प्लस कर सकते हैं, मतलब 6% तक जा सकता है, और 2% माइनस कर सकते हैं, मतलब रेट है जो 2% तक जा सकता है, मतलब 2 से लेके 6% तक इन्फ्लेशन रेट होगा। एवरेज जनरली क्या होगा 4%, और इसमें +2 और +2 और -2 होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशंस। तो इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसमें कंपोजिशन क्या क्या है, ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे मनी बैंकिंग में। इन्फ्लेशन टॉपिक पूरा हो गया, लेकिन इन्फ्लेशन से मिलता जुलता कुछ टर्म्स हैं, इसको कभी कभी यूपीएससी पूछ सकता है, और टेस्ट सीरीज में तो काफ़ी आते ही रहते हैं, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट कहाँ गया, फर्स्ट डिफ्लेशन, ये क्या है,
डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द इकॉनमी। ये कुछ नहीं बट इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट है। इन्फ्लेशन क्या है? राइज इन जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या राइज इन एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन ये डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन जस्ट उसका अपोजिट, नथिंग बट डाउनफॉल या डिक्लाइन इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। डिफ्लेशन क्या है? अपोजिट टू इन्फ्लेशन, डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट देखते हैं ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका रीज़न दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ये टर्म क्या डिनोट करता है? डिसइन्फ्लेशन, ये क्या है? ऑन द अदर हैंड शो द रेट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन ओवर टाइम। इन दिस केस इन्फ्लेशन रेट इज डिक्लाइनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट रिमेन पॉजिटिव। डिफ्लेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव में चल जाता है, लेकिन डिसइन्फ्लेशन में जो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट है वो डिक्लाइन करता है, ठीक है, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस आता है क्वेश्चन में। डिसफ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस है? डिफ्लेशन डिक्रीज इन प्राइस लेवल को बताता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो डिसइन्फ्लेशन है वो भी फॉल इन प्राइस लेवल को शो करता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। ये क्या है? स्टैगफ्लेशन इमर्जेस व्हेन बोथ स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन अकर साइमल्टेनियसली। स्टैगफ्लेशन, ठीक है, स्टैगफ्लेशन दो कंडीशन को दिखाता है। एक कंडीशन में इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो हो ही नहीं रहा, वो स्टेबल है, स्टैगनेंट है, ठीक है। सपोज रेट ऑफ ग्रोथ 5% है, तो ये 5% लगभग हर ईयर में दिखा गया है, लेकिन ये ग्रोथ नहीं हो रहा है। पर क्या एक और चीज़ साथ में हो रहा है? दो कंडीशन बोले थे। पहला कंडीशन जो ग्रोथ रेट है वो स्टेबल है या स्टैगनेंट है, वो राइज नहीं हो रहा है। सेकेंड कंडीशन, इसके बाद भी इन्फ्लेशन रेट हाई है। जनरली क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो प्रोड्यूसर मोर मोटिवेट होगा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन केस में क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन तो है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट नहीं हो रहा है, इसी कारण इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टैगनेंट है, ठीक है। दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ वो स्टैगनेंट है और इन्फ्लेशन रेट भी हाई है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। इसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। इस सिचुएशन में कुछ कुछ चीज़ें देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है। जैसे इस कंडीशन में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस हाई होता है, वही इन्फ्लेशन। जनरली व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्राइक देयर इज अ फॉल इन स्पेंडिंग प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो लेस पीपल विल अर्न, तो डिमांड कम करेंगे, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगा और ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट है रीइन्फ्लेशन। रीइन्फ्लेशन क्या दिखा रहा है? रीइन्फ्लेशन, री मीन्स अगेन, फिर से हो रहा है। इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहा होगा, वो डिक्लाइन किया किसमें? डिफ्लेशन में, फिर डिसफ्लेशन हुआ, फिर से इन्फ्लेशन राइज हो रहा है। रीइन्फ्लेशन शो कर रहा है नथिंग बट रीअपीयरेंस ऑफ इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो फिर से इंक्रीज हो रहा है आफ्टर शॉर्ट टर्म डिक्लाइन। हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए जो जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कम हुआ होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जो इन्फ्लेशन है वो फिर से राइज हो रहा है, तो ये इसी को शो करता है रीइन्फ्लेशन, रीअपीयरेंस ऑफ इन्फ्लेशन, रीअकरेंस ऑफ राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इंडिकेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बैक इन इकोनॉमी, रीइन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्यूफ्लेशन। इट अकर व्हेन इन्फ्लेशन इन सम कमोडिटीज एंड डिफ्लेशन इन अदर। वही सपोज एक बास्केट ए है, बास्केट बी है, इसमें 1 2 3 टाइप का कमोडिटी है, इसमें 4 5 6 टाइप का कमोडिटी है,
ऐसा देखा गया कि बास्केट ए में जो गुड्स है उनका प्राइस तो राइज हो रहा है, लेकिन बास्केट बी में जो गुड्स है उनका प्राइस डिक्लाइन कर रहा है। अच्छा ठीक है, देयर बाय सम कमोडिटीज़, इन्फ्लेशन इन सम कमोडिटीज़ एंड डिफ्लेशन इन अदर्स। एक में प्राइस राइज कर रहा है, एक में प्राइस डिक्लाइन कर रहा है। यही सब टर्म्स को और कंडीशन को एक ग्राफ फॉर्म में अच्छे से दिखाया गया है। डिफ्लेशन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रिफ्लेशन क्या शो कर रहा है? रीअफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या शो कर रहा है? इंक्रीजिंग द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिसइन्फ्लेशन क्या शो कर रहा है? डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इट रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, फिर से वही कंडीशन, डिफ्लेशन जाएगा, फिर से रीफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिसफ्लेशन, ये साइकिल रिपीट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी प्राइस ट्रांजैक्शन ऑफ 10 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, बेस ईयर यूज्ड बाय RBI 2010 to 11। एक हाउसिंग प्राइस इंडेक्स होता है जिसका जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो बेस्ड होता है ट्रांजैक्शन अकर्ड इन 10 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, यही है इसका डेफिनेशन। रिसेंट इफेक्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा क्या लिया गया है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, बजट और इकोनॉमिक सर्वे में। ये सब पुराना डेटा है कुछ। ठीक है, यहाँ चैप्टर पूरा हो गया। कुछ MCQs है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जो इसको करते हैं हम लोग। वैसे लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है तो कोशिश करेंगे जल्दी पूरा करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट है, इसको देखना है। लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। RBI हैज़ नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड चेंजिंग की पॉलिसीज़। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे RBI है वो यूज़ करता है किसको? CPI को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज। इसको तो बार बार हम हाईलाइट किए थे कि WPI में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये भी गलत। सॉरी, ये सही है, यहाँ पे दिया हुआ है डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज, तो ये सही दिया हुआ है, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज़ हायर देन WPI। ये इसको भी हम हाईलाइट किए थे। कितना था? अप्रॉक्स 45% था CPI में, और WPI में फूड का जो कंपोजिशन था वो अप्रॉक्स 22% था। तो ये भी सही है, वेटेज ऑफ फूड है वो CPI में ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 45%। तो ऑप्शन कौन सही है? 1, 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द CPI नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। भी देखे थे, लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ, चेक करना होगा एक बार। तो ये था, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। थर्ड है विच रेफरेंस टू इन्फ्लेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इंक्रीज इन मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, नो। डिक्रीज इन मनी सप्लाई हेल्प, डी गलत हो जाएगा। डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प, यही इसी का अपोजिट यही था, मनी सर्कुलेशन डिक्रीज होना, इन अदर वर्ड्स मनी सप्लाई का कम होना। मनी सप्लाई कम, डिमांड कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेटर्स। देखे थे, जो लेंड करता है उसका लॉस है, जो बोरो करता है उसका बेनिफिट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मतलब हाँ, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ए नहीं 1 है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर्स। बॉन्ड होल्डर्स कौन होते हैं? बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं बॉन्ड होल्डर्स, तो लेंडर्स का हमेशा लॉस होता है। तो 2 इनकरेक्ट, 1 करेक्ट। ऑप्शन 4 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 4 का 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस में कॉज्ड बाय। जनरल लेवल ऑफ प्राइस राइज वही इन्फ्लेशन क्यों होता है? एन इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, हाँ, डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होता है, करेक्ट। और डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, यही, अगर एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो डिमांड को मैच नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इन्फ्लेशन होगा, तो ये भी सही है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ये भी सही है।
तो ऑप्शन 5 का कौन सही है? तीनों सही है, डी। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट? रीपेमेंट पब्लिक डे को पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स बोरिंग के तो रीपेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस और बजट डेफिसिट, बोरोइंग करे इसका मतलब कभी ना कभी हम लोग फ्यूचर में कभी ना कभी इसका रीपेमेंट होगा, तो ये भी ज़्यादा इन्फ्लेशनरी नहीं है, ज़्यादा मनी सप्लाई को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा करेगा, क्योंकि मनी सप्लाई मार्केट से ही मनी उठाया गया है, बोरो किया गया है, इसको वापस मार्केट में बाद में डाल दिया जाएगा। बोरोइंग फ्रॉम बैंक, ये भी बोरो कर रहा है, मीन्स मनी सप्लाई, मनी को उठाया जा रहा है मार्केट से, कुछ टाइम के लिए बोरो किया जा रहा है, बाद में रीपेमेंट का टाइम वापस मनी में मार्केट में आ जाएगा। तो बोरोइंग से ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट नहीं होता। सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी क्या होता है? क्रिएटिंग न्यू मनी। मार्केट में मनी था ही नहीं, आप न्यू मनी ला रहे हैं, जैसे ऑब्वियस जो नॉर्मल मनी सप्लाई है मार्केट में वो इंक्रीज़ होगा, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा। तो ऑप्शन डी इज मोस्ट करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इकोनॉमिक ग्रोथ यूजुअली कपल्ड विथ, बताए थे इन्फ्लेशन कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को सप्लीमेंट करता है या कॉम्प्लीमेंट करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अ रैपिड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन समटाइम एट्रीब्यूटेड टू बेस इफेक्ट, व्हाट इज बेस इफेक्ट? देखे थे इम्पैक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, नन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट, सबसे करेक्ट डिफाइन यही कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पैक्ट ऑफ सर्ज इन डिमांड, नहीं, बेस इफेक्ट से क्या रिलेशन इसका, ड्रास्टिक डिफरेंशिएशन ये भी नहीं है। क्वेश्चन 9, इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन रिसेंट पास्ट, व्हाट कुड बी द रीजंस? रीज़न देखना है। 3 ऑप्शन है, फूड सप्लाई चेन हैज़ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, स्ट्रक्चर से होता है, देखे थे था ना, स्ट्रक्चरल इशूज ऑफ इकोनॉमीज विच लेड टू इन्फ्लेशन, ठीक है, तो ये 3 होगा। नेक्स्ट है, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग income, the consumption pattern of people have undergone significant change, इसको देखते हैं हम लोग बाद में, पहले इसको देखते हैं। ड्यू टू ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन टू कमर्शियल क्रॉप, द एरिया द कल्टिवेशन ऑफ दिस ग्रेन स्टेडली डिक्रीज इन द दिस एंड दिस, कोई रिलेशन नहीं इन्फ्लेशन का, तो 1 कट करने से आप सब समझ जाएगा, 1 गया 1 गया 1 गया, 2 3 करेक्ट हो गया, तो ये ऑप्शन 2 करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है, with reference to India, considered following statement as compared to CPI, industrial workers for this and WPI less weightage to food articles, वही ऊपर जो क्वेश्चन था वही रिपीट हुआ। CPI में जब फूड आर्टिकल्स का वेटेज ज़्यादा होता है, WPI में कम होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। WPI इंडिया से अवेलेबल ऑन अ मंथली बेसिस, ये नहीं है, गलत है, ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन, बताया था डिफ्लेशन क्या है? डिक्लाइनिंग rise or decline in general price level of goods and services, a fall in the rate of inflation over a period of time, बहुत ही अच्छे तरह से डिफाइन कर ये ऑप्शन हो सकता है। आगे देख लेते हैं, परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परसिस्टेंट यहाँ टर्म को फोकस करना है। परसिस्टेंट रिसेशन इन बोथ फाइनेंशियल एंड रियल सेक्टर ऑफ इकॉनमी, ये नहीं है। सडनली फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी, ये भी नहीं, तो एक्सचेंज रेट हो गया। तो जो इन्फ्लेशन है वो क्या था? राइजिंग जनरल लेवल ऑफ प्राइस इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो परसिस्टेंट है जो दिखा रहा है जनरल लेवल ऑफ प्राइस इन गुड्स, ठीक है। तो हम लोग डिफ्लेशन का क्या डेफिनेशन पढ़े थे? जस्ट अपोजिट टू इन्फ्लेशन, जस्ट अपोजिट टू इन्फ्लेशन, तो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो जनरल लेवल है इसको यहाँ पे बोल दिया गया है परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन का सारा टॉपिक पूरा हो गया। मेंस का क्वेश्चन मेंस लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, ठीक है। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल के ग्रोथ में हेल्प करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। तो ये लेक्चर पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में
नेक्स्ट चैप्टर पूरा करेंगे हम लोग।